हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का आज 32वां वीडियो है। इससे पहले 31 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए टाइम ना बर्बाद करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ जो है वो कल्हन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? कल्हन के द्वारा। पाणिनि के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया। कौन सा लिखा गया? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त का अन्य नाम कौटिल्य और चाणक्य है। इन्हीं के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? अर्थशास्त्र लिखा गया। कौन सा पुस्तक लिखा गया है विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा? तो अर्थशास्त्र लिखा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो राजनीतिक पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है। ठीक है। अगर विष्णु शर्मा की बात की जाए तो इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया है पंचतंत्र। कौन सा? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। ठीक है। विष्णुगुप्त की बात की जाए तो एक बार एक एग्जाम में पूछा था, शायद स्टेट पीसीएस वाला एग्जाम ही था, जिसमें ये पूछा गया था कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है। तो कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है। इन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहे हैं, कौटिल्य जो थे चाणक्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है। और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण किए? तो शिक्षा दीक्षा जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से ग्रहण किए थे। कहाँ से ग्रहण किए थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वायु में रेडोन नोबेल गैस नहीं होती है। कुल नोबेल गैसों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। कौन कौन से हैं? 6 नोबेल गैस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। कौन से नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो वायुमंडल में रेडोन नहीं पाया जाता। रेडोन कहाँ पाया जाता है? तो भूकंप के दौरान निकलता है। कब निकलता है? भूकंप के दौरान रेडोन गैस निकलता है। ठीक है। ये जब कोई कमरा, कोई घर बहुत दिनों से बंद रहता है तो फिर उस कमरे को खोलने के बाद उससे जो स्मेल आता है वो रेडोन गैस ही रहता है। कौन सा रहता है? रेडोन गैस रहता है। पानी का बंद टंकी जब बहुत दिनों बाद आप खोलोगे तो उससे कौन सा गैस निकलता है? उससे भी रेडोन गैस निकलता है। ठीक है। कौन सा गैस निकलता है? रेडोन निकलता है। नियोन की बात की जाए तो ये भी आर्गन गैस है। आर्गन बोल रहा है, ये भी एक नोबेल गैस है। कौन सा है? नोबेल गैस है। ठीक है। और हीलियम भी नोबेल गैस है। अगर जेनून की बात की जाए, जो वो भी एक नोबेल गैस है, तो जेनून को स्ट्रेंजर गैस के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रेंजर गैस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जेनून को ही अजनबी गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजनबी गैस भी कहा जाता है। अगर हम रेडोन की बात करते हैं, रेडोन में एक और खूबी है। रेडोन जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। क्या है? एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इस कारण से इसका उपयोग जो है रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस नोबेल गैस का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? तो रेडोन गैस का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इसलिए इसका उपयोग जो है किया जाता है कैंसर के इलाज में। ठीक है। अगर हम क्रिप्टोन की बात करें तो इसका प्रयोग किस में होता है? तो इसका प्रयोग बिजली का बल्ब बनाने में होता है। किस में होता है? बिजली का बल्ब बनाने में और फोटोग्राफी में क्रिप्टोन का प्रयोग होता है। ठीक है। अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। ठीक है। कौन सा है? आर्गन है। और आर्गन की खोज किसने किया था? तो आर्गन का खोज किया था रैमजे ने। किसने किया था? रैमजे ने। इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग जो है उच्च तापीय धातु कर्म की प्रक्रियाओं को धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आग्र वेल्डिंग में किस में प्रयोग होता है? वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए तथा बिजली के बल्ब में भरने के लिए इसका उपयोग होता है। किस में होता है? बिजली के जो बल्ब होता है उसमें भरने के लिए भी आर्गन गैस का उपयोग होता है। ठीक है। अगर नियोन गैस की बात की जाए तो विज्ञापन में किस गैस का प्रयोग होता है? विज्ञापन में नियोन गैस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नियोन गैस का प्रयोग होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नायक को न जाना जाता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बहुत कन्फ्यूजन होता है ये सब में, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन एक ही जैसा नाम है ना, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, जबकि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, इसीलिए तो इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर की बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जननायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी को बापू कहकर किसने पुकारा था? तो बापू कहकर सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। किसने पुकारा था? बापू कहकर जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा था, जबकि राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने संबोधित किया था राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने। जबकि बाबू कहकर किसने संबोधित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अब्दुल समद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद के द्वारा किया गया था, ठीक है। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन सबसे पहले किसने किया था? सैयद अली तथा अब्दुल समद की देखरेख में तैयार किया गया था। अकबर ने अनेक ग्रंथों का चित्रांकन किया, ठीक है। अकबर जो है अनुवाद विभाग का भी स्थापना किया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुवाद विभाग का स्थापना किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसने सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा क्या किया था? इसमें सर्वप्रथम इसने दास्तान ए अमीर हमजा है और हुमायूं किसका? इसमें सबसे पहले इसने दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था, ठीक है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होने वाला चित्रित होना प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? हुमायूं के काल में ये चित्रित होना प्रारंभ हुआ था। अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, ठीक है। हुमायूं के शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ था लेकिन अकबर के शासनकाल में ये पूर्ण हुआ था, ठीक है। और यह ग्रंथ जो है फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों को उल्लेख करता है। किसके कार्यों को उल्लेख करता है? ये फारसी नायक था एक अमीर हमजा, इसी के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख करता है, ठीक है। कौन सा? दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो किस घटना के कारण लिया था? इन्होंने लिया था चौरी चौरा कांड की वजह से। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आइए इसको पहले देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। चला कब था? 1922 तक। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस कांड हो गया। पुलिस ने क्या किया? कुछ प्रतिनिधियों को, जो प्रतिनिधि थे यानी कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया। बेवजह उन पर गोलियां चला दिया गया। बदले के कार्रवाई में इन्होंने पुलिस थाना को ही जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कितने पुलिसकर्मी मारे गए? 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिस कारण से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये कांड कब हुआ था? ये कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। वापस कब लिए थे असहयोग आंदोलन को? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड से दुखी होकर, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा किस बैठक में चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने की घोषणा किए थे? तो ये किए थे बारदौली बैठक में। कहाँ पर बैठक कर रहे थे? बारदौली बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो कब हुआ था ये कांड? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। वापस कब ले लिए थे असहयोग आंदोलन? 12 अगस्त
1922 को, ठीक है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और ध्यान दीजिएगा कि 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। आइए मुजफ्फरपुर कांड के बारे में देख लेते हैं। अगर मुजफ्फरपुर कांड की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? ये हुआ था 30 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 1908 को हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन ये दोनों पकड़े गए। प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लिए, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कब उनको फांसी दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को। कब फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को? 11 अगस्त 1908 को। और फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था काकोरी कांड? 9 अगस्त 1925 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन क्या किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को गठन किया गया था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा। कब हुआ था प्रथम बैठक? 9 अगस्त 1946 को, ठीक है। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो प्रोटेम स्पीकर भी सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा बने, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद ने अपना पद ग्रहण किया। यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? तो राजेंद्र प्रसाद। निर्वाचित अध्यक्ष कौन हुए? तो राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कब से कब तक थे? तो 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक, ठीक है। 11 दिसंबर को ही इनको निर्वाचित कर लिया गया था। किसको? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अगर 13 दिसंबर की बात की जाए तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था संविधान सभा के सामने। किससे रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और वर्तमान में उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 2 दिसंबर 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मंत्री भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। जबकि अंतरिम सरकार का घोषणा हुआ था, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हुआ था 24 अगस्त 1946 को। और गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। और इसमें कुल कितने मंत्री बनाए गए थे? तो 14। कितने बनाए थे? तो 14। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा को आंशिक रूप से कब अपनाया गया था या कब अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2024 से घोषणा हुआ कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा दिलाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राज्य के राज्यपाल। कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति कैसे होती है? तो नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा होता है। कॉलेजियम में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 4 वरिष्ठ सदस्य होते हैं और एक चीफ जस्टिस होते हैं। कौन होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, और उसी के अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है। इट मीन्स क्या? राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब राज्यपाल को हटा सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है प्रसाद पर्यंत। अगर ऑप्शन में प्रसाद पर्यंत नहीं हो तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राज्य का राज्यपाल जो होते हैं वो संबंधित राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कोई बिहार के राज्यपाल बने हैं तो वो किसी भी सूरत में बिहार के व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। वो जब भी होंगे वो अदर जगह के व्यक्ति होंगे, तभी उनको इस स्टेट का राज्यपाल बनाया जाएगा। ठीक है, और ये प्रावधान कब लागू किया गया था? ये ऐसा प्रावधान कब से बना गया था? तो ऐसा प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो भी राज्यपाल होगा वो संबंधित राज्य से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो जी बिल्कुल, एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकते हैं। तो उनको वेतन कैसे दिया जाएगा? उनको वेतन दिया जाएगा राष्ट्रपति जो निर्धारित करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, दोनों राज्यों में बांट दिया जाता है कुछ परसेंट, 50% नहीं करके, लेकिन कुछ परसेंट में। जैसे मान लीजिए कोई 40% देगा तो कोई 60%, कोई 60% देगा तो कोई 40%, कोई 70% देगा, कोई 30%। वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना वो बांट रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों से जलते हैं? दोनों में कौन सा धातु जलते हैं? जिरकोनियम। जिरकोनियम क्या होता है? जिरकोनियम दोनों के साथ जलता है। किसके किसी से जलता है? ये ऐसा धातु कि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलता है। हालांकि सब ऑक्सीजन के साथ ही जलता है, नाइट्रोजन के साथ कोई नहीं जलता, लेकिन जिरकोनियम ऐसा है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जल जाता है। ठीक है, सोना की बात की जाए तो सोना स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, और सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनता धातु होता है। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक की लंबी तार खींची जा सकती है, इतनी आघात वर्धनता होता है सोना की। टंगस्टन की अगर बात की जाए तो टंगस्टन बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का तापमान कितना होता है? तो 3500 डिग्री। इसका गलनांक कितना होता है? लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। ठीक है, टंगस्टन का संकेत क्या है? तो W है। क्या है? टंगस्टन का संकेत W है। ठीक है, भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में एक डेगाना नाम का जगह है, डेगाना नाम का जगह बोलिए, खान बोलिए, वहीं से टंगस्टन का उत्पादन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे मोसाइल गोल्ड के नाम से जाना जाता है? किसे मोसाइल गोल्ड के नाम से जाना जाता है? किसे मोसाइल गोल्ड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टेशनस सल्फाइड को। किसे कहा जाता है? स्टेशनस सल्फाइड को मोसाइल गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्रांसियम की बात की जाए तो ये एक रेडियो सक्रिय धातु है। क्या है? रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। क्या है? फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। ठीक है, अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम को किसमें संग्रहित किया जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है क्योंकि ये पानी के साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसीलिए इसका संरक्षण मिट्टी के तेल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आतिशबाजी के दौरान किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि आतिशबाजी के दौरान वाइट रंग, सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मैग्नीशियम के कारण। ठीक है, चटक लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान किसकी उपस्थिति के कारण अगर चटक लाल रंग होता है आपसे पूछा जाएगा तो स्ट्रोंशियम के कारण। ठीक है, पीला रंग किसके कारण होता है? तो सोडियम के कारण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। कौन सा है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ठीक है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। ठीक है। क्रोमियम की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जंग रहित लोहा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है जंग रहित लोहा बनाने के लिए। ठीक है। और मजबूत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन का। लेकिन जंग रहित बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइक्रोम किन किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है? तो किन किन धातुओं को मिलाकर नाइक्रोम बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है निकेल आयरन प्लस क्रोमियम। किसे मिलकर बनाया जाता है? निकेल, क्रोमियम और आयरन को मिलाकर नाइक्रोम धातु बनाया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग किस में होता है? तो जो पहले लोग घर में हीटर जलाते थे ना खाना वाना बनाने के लिए, उस हीटर का जो तार होता था अंदर का कुंडली, वो किसका बना होता था? तो नाइक्रोम का बना होता था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हीटर का तार जो है या हीटर का कुंडी किसका बना होता है, तो वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम किस किस धातुओं से मिलकर बना होता है? तो निकेल, क्रोमियम और आयरन। ठीक है। अगर तांबा, जस्ता, निकेल को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। कौन सा सिल्वर बनाया जाता है? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किसके मिश्रण से बनता है? तो जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकेल के मिश्रण से जर्मन सिल्वर बनता है। ठीक है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है? तो पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल किसके मिश्र धातु से बनता है? तो तांबा और जस्ता का। ठीक है। सीसा और टीन से क्या बनाया जाता है? तो सीसा और टीन से क्या बनाया जाता है? फ्यूज तार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? फ्यूज तार बनाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है और प्रतिरोधकता क्या होता है? तो इसका गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोधकता उच्च। क्या होता है फ्यूज तार का? फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोधकता उच्च होता है। ठीक है। और किसका बना होता है? तो वो शीशा और टीन का बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? किस धातु को रणनीतिक धातु के नाम से जाना जाता है? रणनीतिक धातु के नाम से टाइटेनियम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? टाइटेनियम को। आशा की धातु के रूप में किसे जाना जाता है? तो आशा की धातु के रूप में, आशा के धातु के रूप में जाना जाता है यूरेनियम को। किसे जाना जाता है? यूरेनियम को आशा के धातु के रूप में जाना जाता है। ठीक है। लिथियम सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो लिथियम हो जाएगा। ठीक है। आशा का धातु कौन सा है? तो यूरेनियम है। रणनीतिक धातु कौन सा है? टाइटेनियम है। ठीक है। भविष्य का ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है? तो हाइड्रोजन को जाना जाता है। ठीक है। भय के धातु के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लूटोनियम को जाना जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? सिडेरोसिस होती है। कौन सी होती है? सिडेरोसिस होती है। और अधिक शराब सेवन करने से कौन सा बीमारी हो जाती है? सिरोसिस। कौन सा? सिरोसिस किसके कारण होता है? तो अधिक शराब सेवन करने से सिरोसिस हो जाता है। जबकि अगर शरीर में लोहे की अधिकता अधिक हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाता है? सिडेरोसिस हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सिडेरोसिस हो जाता है। ठीक है। किसके कारण हो जाता है? अधिक लोहा शरीर में अधिक हो जाए, यानी कि आयरन की मात्रा शरीर में अधिक हो जाए तो सिडेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। बिल्सन, अगर शरीर में तांबा की मात्रा अधिक हो जाएगा, अधिक तांबा की मात्रा होने के कारण बिल्सन नामक रोग हो जाता है। ठीक है। तांबा की कमी से होता है। ठीक है। तांबे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बिल्सन नामक रोग। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पारा की अधिकता से कौन सा बीमारी हो जाए, तांबे की अधिकता से बिल्सन रोग हो जाता है, पारे की अधिकता से तो मिनी माता रोग होता है। कौन सा होता है? मिनी माता रोग होता है। ठीक है। कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो इटाई नामक रोग हो जाता है। कौन सा? इटाई नामक रोग हो जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसे जस्ते का फूल कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किसे जस्ते का फूल कहते हैं? जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? तो जस्ते का फूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। जबकि जिंक फॉस्फाइड से क्या होता है? तो जिंक फॉस्फाइड से चूहा मारने के लिए, चूहा का जो विष के रूप में होता है इसका प्रयोग, किसका रूप में होता है? जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जो होता है चूहे के विष के रूप में होता है। ठीक है। यानी कि चूहे के विष को के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो जिंक फॉस्फाइड का होता है। यानी कि ये एक पॉइजनस है। ठीक है। अगर वहीं बात की जाए जिंक क्लोराइड का, तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग किस में होता है? तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग जो है वो होता है
लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को क्या होता है, कीड़ों से बचाने के लिए, घुन लग जाता है ना, उससे बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। ठीक है, किसका लेपन किया जाता है, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ों से बचाया जाके। जबकि जिंक फॉस्फाइड की बात की जाए तो क्या बनाया जाता है, इससे क्या होता है, ये चूहे के विष के रूप में होता है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, चूहे के विष के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं जिंक ऑक्साइड की बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है, इसे जस्ते का फूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जस्ते का फूल कहा जाता है, या फिर इसे वाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइट अथवा चाइनीज वाइट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रयोग किस में होता है, तो इसका प्रयोग सफ़ेद पेंट बनाने में होता है। किसका प्रयोग होता है, किस में होता है, सफ़ेद पेंट बनाने के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में भी होता है। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग जो है मरहम बनाने में भी और चेहरे की क्रीम बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है रक्त क्या है। एक मांसपेशी है, वाहिका है, तंत्रिका है या संयोजी है, तो ये एक संयोजी ऊतक है। क्या है, एक संयोजी ऊतक है। अगर संयोजी ऊतक की बात की जाए तो इसके अलावे और कौन कौन से संयोजी ऊतक हैं, बोन हड्डी, क्या है, हड्डी एक संयोजी ऊतक है। लिगामेंट या स्नायु, इसी को हिंदी में कहा जाता है, ये भी एक संयोजी ऊतक है। टेंडन या कंडरा क्या है, संयोजी ऊतक है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज भी संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज को उपास्थि भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सा संयोजी ऊतक है, तो संयोजी ऊतक रक्त है। क्या है, रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा संयोजी ऊतक तरल संयोजी ऊतक है, तो एकमात्र तरल संयोजी ऊतक ब्लड है। क्या है, एकमात्र तरल संयोजी ऊतक ब्लड है। ठीक है, और सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन सा होता है, तो सबसे कठोर संयोजी ऊतक ब्लड होता है, ब्लड बोल रहे हैं सॉरी, हड्डी होता है। क्या होता है, बोन होता है सबसे कठोर संयोजी ऊतक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा, एक मिनट क्वेश्चन कट गया है, क्वेश्चन को शॉर्ट करना होगा थोड़ा सा। हाँ ठीक है, कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है, कौन सा है, तो वो तिल्ली है। क्या है, तिल्ली, जिसे स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। स्प्लीन या प्लीहा भी कहा जाता है। यही मानव में बीज के आकार का होता है। कैसा होता है, राजमा टाइप सा होता है या सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक है, तिल्ली, तिल्ली की बात की जाए तो तिल्ली सबसे बड़ा लिम्फोइड अंग है। क्या है, सबसे बड़ा लिम्फोइड अंग है शरीर का। ठीक है, अगर तिल्ली की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है तिल्ली या प्लीहा को। किसे कहा जाता है, तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। इट मीन्स क्या, यानी कि आरबीसी जो है स्प्लीन में ही जाके मरता है, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक भी स्प्लीन को कहा जाता है। ब्लड बैंक भी स्प्लीन को कहा जाता है और आरबीसी का कब्रिस्तान भी स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का पुनर्निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का पुनर्निर्माण भी स्प्लीन में होता है, तभी तो इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। क्योंकि देखिए आरबीसी जाके इसमें मर जाता है, आरबीसी मरने के बाद लेकिन थोड़ा टाइम बाद फिर पुनः ये जिंदा होने लगता है, रीजनरेशन होने लगता है इसे इसका, इसीलिए तो यहाँ पर ब्लड स्टोर भी होता है। इस कारण से इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। किसे, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, और अब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो मिनिमम 60 दिन, मैक्सिमम 120 दिन। 120 दिन से ज़्यादा ये जी नहीं सकता। अगर 120 दिन के बाद भी नहीं मर रहा है तो कोई दिक्कत हो सकती है, और 60 दिन से पहले मर जा रही है तब भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आरबीसी का जीवन काल मिनिमम 60 दिन और मैक्सिमम 120 दिन का होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कौन सा एकमात्र सेल है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो एकमात्र सेल है आरबीसी जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी किस में नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में नहीं पाया जाता, यानी कि रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है। जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसीलिए जब डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें ब्लड नहीं लिया जाता है एग्जाम्पल में, क्योंकि जब ब्लड में केंद्रक ही नहीं है तो जांच कैसे होगा डीएनए का। इसीलिए डब्ल्यूबीसी से डीएनए का जांच हो सकता है लेकिन आरबीसी से नहीं हो सकता। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, मैक्सिमम 60 से 120 दिन तक, मिनिमम 60 दिन, मैक्सिमम 120 दिन। ठीक है, तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन या तिल्ली को कहा जाता है। ठीक है,
आरबीसी का कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। और ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक भी स्प्लीन को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।